द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2026 की शुरुआत में इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो क्लिप की। ये क्लिप वर्नर हर्ज़ॉग की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से है, जिसमें एक अकेला पेंगुइन अपनी पूरी कॉलोनी को छोड़कर अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों की तरफ चल देता है, एक ऐसी दिशा में जहां मौत मतलब निश्चित है। और इसी क्लिप ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। आज चर्चा का मुख्य सवाल यही है, क्या उस अकेले पेंगुइन का वो सफर, जैसा कि करोड़ों लोगों ने महसूस किया, आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से एक गहरा, एक अस्तित्ववादी विद्रोह था, या फिर ये सिर्फ एक जैविक त्रासदी थी, एक भटका हुआ जानवर जिसकी दिमागी हालत शायद ठीक नहीं थी? मैं ये पक्ष लूंगा कि ये क्लिप एक शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, जो हमारी अपनी चिंताओं, हमारे अकेलेपन और जिंदगी में अर्थ खोजने की हमारी तड़प को दिखाता है। और मेरा मानना है कि ये व्यवहार एक वैज्ञानिक घटना है, जिसे हम मानवीय भावनाओं से नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी के नजरिए से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इसे सिर्फ एक जानवर का वीडियो कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये एक सांस्कृतिक घटना बन चुकी है। इंटरनेट पर इसे नाइलिस्ट पेंगुइन या डिप्रेस्ड पेंगुइन जैसे नाम दिए गए। ये बर्नआउट, अलगाव और उस क्वाइट क्विटिंग की भावना का प्रतीक बन गया, जिसके बारे में हम सब आज बात कर रहे हैं। मतलब जब लोग अपनी जिंदगी से मानसिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से वहां मौजूद हों। ये पेंगुइन एक तरह का सांस्कृतिक रोशास टेस्ट बन गया है, जिसमें हर किसी को अपनी कहानी दिखाई दे रही है। कुछ लोग इसमें एक साहसी खोजकर्ता देखते हैं, जो समाज के बंधन तोड़कर कुछ नया खोजने निकला है। तो वहीं कुछ और लोग, खासकर कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स, इसे एक ऐसे मर्द के रूप में देखते हैं जो आधुनिक समाज की अर्थहीनता को ठुकराकर एक मकसद की तलाश में निकल पड़ा है। लेकिन क्या ये सब हमारी अपनी कल्पना नहीं है? मतलब हम एक जानवर पर वो भावनाएं डाल रहे हैं जो हमारी हैं, पेंगुइन की नहीं। इसे मानवारूपीकरण या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, और ये एक क्लासिक उदाहरण है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पेंगुइन में ऐसा व्यवहार अक्सर दिशाभ्रम, किसी बीमारी या फिर प्रजनन के मौसम में होने वाले जबरदस्त तनाव का नतीजा होता है। उनकी दुनिया नेविगेशन पर चलती है, और जब वो सिस्टम बिगड़ जाता है तो ऐसे नतीजे दिखते हैं। पर इसका जो असर हुआ, उसे हम निर्देशक वर्नर हर्ज़ोग के इरादे से अलग नहीं कर सकते। हर्ज़ोग ने खुद कहा था कि वो प्यारे, फ्लफी पेंगुइन वाली फिल्में नहीं बनाना चाहते थे। वो एक्सटैटिक ट्रूथ, यानी एक तरह के आनंदमय काव्यात्मक सत्य की तलाश में रहते हैं। उन्हें पेंगुइन के बीच पागलपन और विद्रोह जैसी चीज़ों में दिलचस्पी थी। फिल्म में उनका जो वॉइस ओवर है, वो जानबूझकर एक रहस्यमय माहौल बनाता है। वो किसी क्राइम शो की तरह कहानी सुनाते हैं और आखिर में सवाल पूछते हैं, लेकिन क्यों? उनका मकसद हमें कोई वैज्ञानिक जवाब देना नहीं, बल्कि हमसे एक दार्शनिक सवाल पूछना था। और करोड़ों लोगों का इस वीडियो से जुड़ना यही बताता है कि उन्होंने हमारी कोई गहरी, दुखती रग छेड़ दी है। समाज के शोर से दूर बस चलते जाने की इच्छा। ठीक है, हर्ज़ॉग की कलात्मकता अपनी जगह है, लेकिन उसे हम विज्ञान पर हावी नहीं होने दे सकते। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने इस व्यवहार की तुलना अल्जाइमर के मरीजों में दिखने वाले, वो क्या कहते हैं, विजुओस्पेशियल डिसफंक्शन से की है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का अंदरूनी जीपीएस खराब हो जाता है। जब ऐसा होता है तो घर जैसी जानी पहचानी जगहें भी अनजान लगने लगती हैं। हो सकता है वो पेंगुइन भाग नहीं रहा था, वो शायद कुछ ऐसा खोज रहा था जिसे उसका भ्रमित दिमाग पहचान सके, कोई ऐसा लैंडमार्क जो उसे वापस रास्ता दिखा दे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अडेली पेंगुइन बहुत सामाजिक जीव होते हैं। वो शिकार और जिंदगी के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। उनका अकेले महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाना, जहाँ ना खाना है ना पानी, वो एक तयशुदा मौत है। ये किसी दार्शनिक चुनाव का संकेत नहीं, बल्कि एक सिस्टम के फेल हो जाने का सबूत है। ये एक जैविक त्रासदी है, कोई वीरगाथा नहीं। आपने कहा कि वो भ्रमित था, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी जिद है, एक दृढ़ता है। फिल्म में शोधकर्ता बताते हैं कि अगर आप उस पेंगुइन को पकड़कर वापस झुंड में छोड़ भी दें, तो वो तुरंत पलटेगा और फिर से उन्हीं पहाड़ों की तरफ चल देगा। ये साधारण भ्रम जैसा नहीं लगता, ये एक अडिग, लगभग जानबूझकर किया गया डेथ मार्च जैसा महसूस होता है। और यही चीज इसकी प्रतीकात्मक शक्ति को और बढ़ा देती है। ये कोई एक्सीडेंटल भटकाव नहीं लगता, ये एक मिशन जैसा लगता है। क्या आप कह सकते हैं कि जैसे ये एक उनके बीच कोई रिचुअल होता होगा,
ये उनकी संस्कृति का एक हिस्सा होता होगा, जब तक कि शायद वो स्वयं के जीवन मानने का निर्धारण कर रहा हो। 1 मिनट, मिशन, जिद, क्या हम फिर से वही गलती नहीं कर रहे हैं? हम इंसानी शब्द और भावनाएं उस पर थोप रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तथाकथित दृढ़ता असल में एक लॉक्ड इन न्यूरोलॉजिकल स्थिति का सबूत है, न कि किसी सचेत इरादे का। ये कोई चुनाव नहीं है, बल्कि दिशा बदलने में असमर्थता है। फिल्म में पेंगुइन विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड एनली खुद कहते हैं कि वे दिशाहीन हो जाते हैं। अल्जाइमर के मरीजों में भटकने का जो व्यवहार होता है, वो भी तो ऐसा ही लगातार और जिद भरा लगता है। वो भाग नहीं रहे होते, वो कुछ ऐसा खोज रहे होते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए, और उनका टूटा हुआ कंपस उन्हें बार बार एक ही गलत दिशा में धकेलता रहता है। तो जिसे आप मिशन कह रहे हैं, वो असल में एक जैविक मजबूरी हो सकती है, एक ऐसा प्रोग्राम जो लूप में फंस गया है। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, पर क्या हम इस पूरी घटना को हर्ज़ॉग के कैमरे और उनकी कहानी कहने के तरीके से वाकई अलग कर सकते हैं? सच तो ये है कि अगर हर्ज़ॉग ने इसे उस तरह से नहीं फिल्माया होता, उस रहस्यमयी संगीत और अपनी गहरी आवाज में वो सवाल नहीं पूछा होता, तो शायद हम और आप आज इस पर बात भी नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक के आर्काइव में पड़ा एक और वीडियो होता। हर्ज़ॉग ने हमें एक जानवर नहीं दिखाया, उन्होंने हमें एक अस्तित्वगत पहेली दिखाई। उन्होंने जानबूझकर हमें विज्ञान से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर किया। इस क्लिप का जो सांस्कृतिक अर्थ बना है, वो उसके कलात्मक प्रस्तुति का ही नतीजा है। कला कभी-कभी विज्ञान से ज्यादा गहरे सच बता जाती है ना? मैं मानती हूँ कि हर्ज़ॉग एक बेहतरीन फिल्मकार हैं और उनका लेंस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस लेंस को हमें वैज्ञानिक सच्चाई का विकल्प नहीं मान लेना चाहिए। वो एक कहानी की तलाश में थे और उन्हें वो कहानी एक भटके हुए, शायद बीमार जानवर में मिल गई। उन्होंने एक जैविक त्रासदी को एक दार्शनिक रहस्य में बदल दिया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री खुद कोई जवाब नहीं देती, वो सवाल को हवा में छोड़ देती है। मेरी चिंता यह है कि कलात्मक व्याख्या उस जानवर की असल पीड़ा पर पर्दा डाल देती है। हम उसकी कहानी में इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे जीव को देख रहे हैं जिसका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया है और जो एक दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ रहा है। ये एक त्रासदी है, दर्शन नहीं। कला को हमें असलियत से दूर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि उसके और करीब लाना चाहिए। लेकिन लोग जिस चीज से जुड़ रहे हैं वो उस जानवर की पीड़ा नहीं है, बल्कि उसके प्रतीक में छिपी अपनी पीड़ा है। मीम की जो जबरदस्त लोकप्रियता है, वो इसकी प्रतीकात्मक गूंज को साबित करती है। ये 2026 के सांस्कृतिक मिजाज को एकदम सटीक तरीके से पकड़ता है। काम का बोझ, अकेलापन और एक गहरे मकसद की तलाश। लोगों को उस पेंगुइन में अपनी कहानी दिख रही है, उस सिस्टम से बाहर निकल जाने की चाहत जो उन्हें अर्थहीन लगता है। इसका राजनीतिक इस्तेमाल तक हुआ जब व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उस पेंगुइन की एक एआई से बनी तस्वीर पोस्ट की। हाँ, वो एक भद्दा और नाकाम प्रयास था, लेकिन ये दिखाता है कि सत्ता के उच्चतम स्तर पर भी लोगों ने इसे एक शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर देखा, जिसे वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और व्हाइट हाउस का वो उदाहरण मेरी बात को और पुख्ता करता है। वो मीम एक भौगोलिक गलती पर आधारित था। पेंगुइन ग्रीनलैंड में नहीं रहते, जहां वो तस्वीर सेट की गई थी। ये दिखाता है कि प्रतीक कितनी आसानी से असलियत से पूरी तरह अलग हो जाता है। मीम कल्चर चीजों को सरल और अक्सर विकृत कर देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात वो है जो आपने पहले कही, कि कैसे कुछ ऑनलाइन दक्षिणपंथी समूहों ने इस पेंगुइन को एक स्वतंत्र विचारक के रूप में अपना लिया है, जो कमजोर और अर्थहीन समाज को अस्वीकार कर रहा है। यहाँ एक बीमार, पीड़ित जानवर की पीड़ा को अपनी नफरत भरी विचारधारा के लिए एक डॉग विसल में बदल दिया गया है। यह दिखाता है कि जब हम जानवरों पर अपनी कहानियां थोपते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। हम एक बीमार जानवर को ले रहे हैं और उसे अपनी राजनीतिक कहानी का हीरो बना रहे हैं। ये सहानुभूति नहीं, शोषण है। मैं मानता हूं कि किसी भी प्रतीक का गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन क्या हमें उस वजह से प्रतीक की ताकत को ही नकार देना चाहिए? लाखों लोगों के लिए वो पेंगुइन किसी नफरत का प्रतीक नहीं था। वो अकेलेपन, हिम्मत और समाज के दबाव से मुक्त होने की एक शांत इच्छा का प्रतीक था। ये हमारे समय का एक प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक जानवर के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है कि हम इस जटिल दुनिया में अपना रास्ता कैसे खोजते हैं।
क्या कला का काम यही नहीं है कि वो हमें ऐसे प्रतीक दे जो हमें अपने बारे में सोचने पे मजबूर करें? कला का काम हमें सोचने पर मजबूर करना है, मैं सहमत हूँ। लेकिन विज्ञान का काम हमें सच के करीब लाना है। और इस मामले में वैज्ञानिक सच ये है कि हम शायद एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी के अंतिम क्षणों को देख रहे हैं। ये हमें जानवरों की चेतना की सीमाओं की भी याद दिलाता है। हमदर्दी एक बहुत अच्छी मानवीय भावना है, लेकिन जब हम अपनी हमदर्दी को गलत जगह पर लगाते हैं तो हम सच से मुंह मोड़ लेते हैं। उस पेंगुइन को शायद हमारी कहानियों की नहीं, बल्कि एक सही दिशा की ज़रूरत थी जो उसका दिमाग उसे नहीं दे पा रहा था। उसकी कहानी को रोमांटिक बनाना उसकी असलियत का अपमान करने जैसा है। अंत में मुझे लगता है कि पेंगुइन का वास्तविक इरादा चाहे कुछ भी रहा हो या शायद कोई इरादा था ही नहीं, वर्नर हर्ज़ोग की डॉक्यूमेंट्री का ये क्षण एक शक्तिशाली और स्थायी सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। ये हमारे समय की चिंताओं को दर्शाता है और हमें मकसद, समाज और अकेलेपन जैसे बड़े सवालों पर सोचने पर मजबूर करता है। ये अब सिर्फ एक पेंगुइन के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है और हम इस दुनिया में अपने होने का अर्थ कैसे खोजते हैं, इस बारे में है। और मैं कहूंगी कि यह सांस्कृतिक प्रतिक्रिया अपने आप में बेशक एक दिलचस्प घटना है, लेकिन हमें इसके पीछे की वैज्ञानिक व्याख्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पेंगुइन शायद कोई दार्शनिक नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल ट्रेजेडी का शिकार था। यह हमें याद दिलाता है कि हम इंसानों में जानवरों पर अपनी भावनाएं थोपने की कितनी गहरी प्रवृत्ति है। यह हमें विनम्रता सिखाता है कि हर चीज़ हमारे बारे में नहीं होती। कभी-कभी एक पेंगुइन सिर्फ एक पेंगुइन होता है जो अपना रास्ता भटक गया है। शायद इस फुटेज की असली ताकत इसी टकराव में है, कला और विज्ञान के बीच, मानवीय व्याख्या और पशु वास्तविकता के बीच। बिल्कुल, चाहे वो एक जैविक विसंगति हो या एक अस्तित्ववादी नायक। अंटार्कटिका के उस विशाल बर्फीले विस्तार में एक पेंगुइन का अकेला चलना एक ऐसी छवि है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक मार्मिक छवि जो हमें हमेशा के लिए इसके अर्थ पर विचार करने के लिए छोड़ जाती है।